इंडिया के पास 160 वॉरहेड है एंड पाकिस्तान हैज 170 वॉरहेड। बस मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ नो यूज. There is no comparison between India and Pakistan. We are 6 times their population. Yeah. We are 9 to 10 times their GDP. Our foreign exchange reserves are at least 70 to 80 times. Where is the comparison? 3 लेसन हम लोग क्या लें अपने लिए? आप पाकिस्तान पे बिल्कुल विश्वास मत करिए. ये लोग कोई सोल्जर नहीं है. ये लोग धूर्त हैं और हर अनैतिक कार्य करने के लिए माहिर हैं. क्योंकि they are not human beings. 7 days into marriage and you kill the husband. वो भी तुम्हारा धर्म क्या है ये कह के. लेकिन पाकिस्तान की आप बेशर्मी देखिए. लास्ट राइट देने के लिए जिस दिन उनका फ्यूनरल हो रहा है, आर्मी लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, उनके लीडर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लपेट के उनको दिया जा रहा है सम्मान. इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई हद नहीं हो सकती. पूरे विश्व ने देखा है कश्मीर का जो मुसलमान है रेस्ट ऑफ भारत का जो मुसलमान है उससे बहुत डिफरेंट है. क्या फर्क है सर? मैं कोई गलत शब्द नहीं यूज करना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त. ऐसा बोलें सर कि विभीषण हमेशा रहे हैं. How do you see like Putin as a leader? वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव. नए भारत के जो नए लीडर मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? एक जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी सर, सेना मेडल से सम्मानित वीर जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया. व्हाट अ मैन. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर न्यूक्लियर टेंशंस तक और साइबर वॉरफेयर से लेकर मिस इन्फॉर्मेशन के खतरे तक सब कुछ इस एक जबरदस्त एपिसोड में हमने कवर किया. यह एपिसोड एक मिलिट्री मास्टर क्लास के तरीके से है. इंडिया पाकिस्तान वॉर्स, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, फॉग ऑफ वॉर, S-400, ड्रोन्स का बैटलफील्ड इंपैक्ट, न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क, चाइना पाकिस्तान का नेक्सस और यूएस की डिप्लोमेसी के असली सीक्रेट्स. इतना पावरफुल और रेयर कॉन्वर्सेशन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. एक बात बोलना चाहता हूं जो लिटरली मेरे दिमाग को उड़ा देती है. 95.5% लोग जो ये पॉडकास्ट सुनते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. शायद आप भी उन्हीं में से एक हो. ऐसा क्या? अगर इस पॉडकास्ट ने कभी एक बार भी आपको कुछ वैल्यू दी हो, कोई स्टोरी ने आपके सोचने का नजरिया बदला हो, किसी गेस्ट के वर्ड्स ने आपको इंस्पायर किया हो या एक नई सोच दी हो, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बटन दबा दो. आपका कुछ नहीं जाएगा पर इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा. और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं और मेरी टीम हर वीक वापस आएंगे और ज्यादा से ज्यादा डेप्थ और ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्टी और वही कॉन्वर्सेशन लेके आएंगे जो आप सुनना चाहते हैं. हम सुनेंगे, सीखेंगे और इस पॉडकास्ट को वीक बाय वीक बेटर बनाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए. आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप यहां पर हो. सो आज शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को. OMG Conversations with Devas Gupta. स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत से. 1947 से लेके अभी तक इंडिया और पाकिस्तान में कितनी वॉर्स हुई हैं और क्यों? बेसिकली देवास, भारत का जो विभाजन हुआ वही गलत हुआ. एंड मैं समझता हूँ कि कुछ पर्सनल ईगोज की वजह से भारत का विभाजन हुआ. बोथ जिन्ना एंड पंडित नेहरू हैड पर्सनल ambitions and that was the reason why we were divided. Otherwise there was no question, we were one nation. A lot of people were in Lahore में थे, पेशावर में थे वो सब. And that created some, I'll say, animosity between the two nations. And when we finally got the independence on 15th August and they on 14th August, we had a neighbor which did not have good intentions. They were always wanting to expand. They were you see, Baloch was not part of Pakistan. They got it by devious means. Gilgit-Baltistan was not part of Pakistan, but they got that Captain Brown, who was administrator from British Army. They got his signature. It is annexed to Pakistan. So all this he was already doing, and that's how he wanted to get Kashmir also.
Kashmir is one of those rest of the 560 plus princely state. On 22nd October, around that time, Hari Singh had unconditionally acceded to India. But Pakistan wanted to get hold of this Kashmir also. They sent some Qabilis and some, I think, regular troops also must be there, part of it. And they were at Baramulla, almost at the outskirts of Srinagar, when Hari Singh signed accession, and then Indian Army landed on 27th October in 47. And thereafter is all history. But few glaring blunders a lot of people don't know, especially हमारे भारतवासियों को नहीं मालूम है कि उस वक्त जब हम कश्मीर में लड़ रहे थे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ was a Britisher. Was a Britisher? Britisher. He was Sir Robert Lockhart. General Sir Robert Lockhart. And there was to the biggest surprise is even Pakistan, the chief was a Britisher, General Messervy. And both of them used to report to Auchinleck in London. We had Mountbatten as the viceroy. So it was all such a manipulation. I think it was a manipulated thing to create a lifetime trouble for us. We had no business to go to UN, but on the advice of Mountbatten, we went to UN. We had no business to stop and declare a ceasefire when we were on the move, and we would have another 10 days, we would have thrown all these people out. But both these things have happened. And now it's an आसूर है हमारे लिए, पूरी जिंदगी के लिए, कि एक पोर्शन कश्मीर का वो दबाए बैठा है. He does not look after them. Pakistan kuch nahi kar, but this has happened. This was the first, 1948, 47. It started in 47 till end 48 it continued. So before we go to the next one, कुछ सवाल हैं इसी के इर्द गिर्द कि दो लोगों की ईगो थी कि मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है. उस चक्कर में जो पूरी प्रजा है उनका सर्वनाश हो गया. कायदे से दो लोग को पोजीशन दी गई थी, दो ब्रिटिशर्स, बट स्टिल जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो यूके में बैठी हुई थी. ऐसा क्या? बिल्कुल. ऑकिनलेक वो दोनों, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रिटिशर जी, ही हैड नो, उनको कोई भारतीय सेना से कुछ मतलब नहीं था. वो भी मैसरवी भी उनको कोई, वो बस एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे. जो उनकी सा इंटेंशन क्या थी कि मतलब अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो ये आपस में लड़ते रहे? बिल्कुल बिल्कुल. ब्रिटिश जब यहाँ से गए हैं भारत से, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत इकट्ठा हो. बस इसीलिए वो प्रिंसिपली स्टेट जो 560 प्लस थे उनको बोल गए कि जो तुम चाहो वो करो, और इस तरह से छोड़ के गए. ये तो हम कुछ विजनरी लीडर्स जो भारत के दूरदर्शी लीडर थे, सरदार पटेल, जिन्होंने हर किसी को मनाकर, किसी को थोड़ा धमका के और डरा कर सबसे इंडिया के लिए, भारत के लिए उन्होंने अपने को एक्सेशन साइन कराया. नहीं तो हम लोग तो छोटे छोटे बढ़ जाते, 5 लाख और 50 लाख की पॉपुलेशन के राष्ट्र होते, हम लोग बढ़ गए थे. से कहते हैं कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके पास भी ऑप्शन था, बट उन्होंने अग्री कर दिया था कि ठीक है मैं भारत का पार्ट बन जाऊंगा, ये जानते हुए कि वहाँ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे और जो प्रजा मेजॉरिटी हिंदू थी. लेकिन जम्मू कश्मीर में जो प्रजा थी वो मेजॉरिटी मुस्लिम थी और राजा हिंदू थे. तो पाकिस्तान को था कि जब ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है तो इनको हमारी तरफ आना चाहिए, और लोग भी लगा कि हाँ हम लोग शायद वहीं बिलोंग करते हैं. तो क्या ऐसा वाकई में था कि जो वहाँ की प्रजा थी, क्या वो चाहती थी कि पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, या फिर सिर्फ एक नैरेटिव था? नैरेटिव था, क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर में डोगरास बहुत हैं और अच्छी खासी प्रतिशत उनका काफ़ी है. अब थोड़ा धीरे धीरे कश्मीर वैली आप छोड़ दीजिए जी, बाकी जगह आप, और बकरवाल्स भी ऑल्सो, वो पाकिस्तान में ना तब जाना चाहते थे ना आज जाना चाहते हैं. देराव हमारे भारत के वासी हैं. आज के दिन भी अगर देखा जाए तो कश्मीर का जो मुसलमान है वो भारत के रेस्ट ऑफ भारत का जो मुसलमान है उससे बहुत डिफरेंट है.
क्या फ़र्क है सर, जो वहाँ का मुसलमान है और जो भारत का मुसलमान है, क्या फ़र्क है? एक तो वो लड़ाई नहीं चाहते, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन जब वो उनके ऊपर एकदम झुंड में होंगे, वो होंगे तो जो इन्फ्लुएंस पड़ता होगा, इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो वो सब करते हैं। लेकिन कभी कभी दुश्मन का साथ देने के लिए कुछ लोग जरूर हैं, ऐसे लोग हैं वहाँ पे। मैं कोई गलत शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त। तो ऐसा बोलें सर कि विभीषण हमेशा रहे हैं। जी, वो तो खैर पूरे भारत में रहे हैं, और भारत के सबसे ज़्यादा भारत को जो कुछ लोगों ने कहा भी है कि भारत को बाहरी ताकतों से जितना नुकसान नहीं हुआ, और डर भी नहीं है फ्यूचर के लिए जितना आंतरिक है। और आज का जो अभी जो पिछले 4 दिन में हुआ, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि कम से कम भारत एक था। सारे भारतवासी एक भाषा में बोल रहे थे, और ये हमारी शक्ति को, और इससे हो सकता है पाकिस्तान को जरा डर भी लगा हो और उसके इतनी जल्दी झुकने का कारण भी हो। बिल्कुल सर, आई थिंक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने इससे पहले जो कारगिल की वॉर हुई थी तब मैं बहुत छोटा था, तब सिर्फ अखबारों के जरिए सुना था या पेरेंट्स को सुना था, बट इस बार जो खुद देखा दैट वाज लाइक वाओ, आई फेल्ट सो प्राउड एज एन इंडियन कि इस बार तो एक फोड़ दिया। बिल्कुल, आप देखिए चंडीगढ़ में, हाँ जी, जरा सा वो उस दिन कॉल किया कि सिविल डिफेंस के लिए कितने वॉलंटियर्स, इतनी भीड़ लग गई, सब कोई लोग अम्बाला से जा रहे हैं, ये सब ये भारत की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। सो माय क्वेश्चन सर, जब हरी सिंह जी ने साइन कर दिया, ऑफिशियली वो इंडिया का पार्ट हो गए, तो फिर पाकिस्तान का रोल, आई मीन वो कैसे बीच में आ सकते हैं? कोई रोल नहीं था, बिल्कुल जैसे 560 प्लस प्रिंसली वही तरीका वहाँ का था। एग्जैक्टली, कोई भी तरीके। लेकिन आप देखिए माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, आप यूएन में चले जाइए। हाँ। कोई, और उनकी एडवाइस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने फौरन वहाँ यूएन में पहुँच गए। तो ये बहुत ब्लंडर्स हुए हैं हमसे, हम लोग भारत के। और बताइए, जब एक प्रधानमंत्री भारतीय हो सकता है ऑन 15 अगस्त 1947, तो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं हो सकता 15 अगस्त को? उनको बिल्कुल, जनरल करेप्पा को उन्होंने 2 साल और क्यों, 1.5 साल के करीब क्यों वेट कराया? अगर वो क्या रीजन दिया था उस समय? कोई रीजन नहीं कि एक्सपीरियंस कम है, और कोई रीजन नहीं होगा कि एक्सपीरियंस कम। क्या मतलब? आपका एक्सपीरियंस था प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो एब्सोल्युटली करेप्पा साहब को उस दिन भी बन जाते उतनी। और सेम थिंग, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में रहने का क्या अधिकार था 15 अगस्त के बाद? सी राजगोपालाचारी उस दिन बन जाते। ये सारी प्रॉब्लम, इनमें से कुछ नहीं होता, सब भारतीय होते, भारत के लिए सोचते वो, और उनमें कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह साजिश का कोई हिस्सा नहीं। इन सब के लिए दिल में भारत के लिए कोई एक अंश भी नहीं था। वो चाहते थे भारत टूटे, भारत का बिग टर्न हो। अंडरस्टूड सर। ये वॉर तो होगी सर क्लियर, नेक्स्ट वॉर पे बात करते हैं। फिर कौन सी वॉर? नेक्स्ट हम लोग 65 पे आते हैं जी। 65 आपको मालूम है, शुरू में कच्छ में शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में, और फिर वहाँ सब खत्म हो गया, फिर सितंबर में शुरुआत हुई। 65 में भी अगर आप देखें तो प्राइमरली जो 65 की लड़ाई थी वेस्ट में हुई थी अधिकतर, और हमने बहुत प्रोग्रेस की। हमने सियालकोट में प्रोग्रेस की, लाहौर में प्रोग्रेस की। हाजी पीर इतनी मुश्किल से हमारे सैनिकों ने उस हाजी पीर को कैप्चर किया। इट इज़ सच ए डोमिनेटिंग हाइट। और अल्टीमेटली खैर सीज़फायर तो होना ही था, हुआ भी। उसके बाद हम ताशकंद गए, और ताशकंद में हमने हाजी पीर वापस कर दिया। तो एंड रिजल्ट कुछ नहीं हुआ उसका। इतना लोग जख्मी हुए, जो कुछ अल्टीमेट सेक्रीफाइस दी, सर्वोच्च बलिदान दिया लोगों ने। भारतीय सेना ने कभी, मैं सोचता हूँ भारत को के जो अपने राष्ट्र के लिए कभी भी राष्ट्र को उन्होंने नीचा नहीं दिखाया। से कहते हैं कि मैं आपको 62 की भी बताना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि 62 में हमारे पास कुछ भी नहीं था। वी वर इल इक्विप्ड, इल क्लोथ, नंबर भी कम थे, इल ट्रेंड, लेकिन पर्सनल ब्रेवरी हमारे भारत के वीरों की, इट इज़ अनपैरेलल्ड। आप रजांगला देख लीजिए, उधर वालोंग देख लीजिए, ये दे वर आउटस्टैंडिंग। वालोंग में हर तरह से हमारे जवानों को
आउट नंबर किया हुआ था चाइनीज़ ने, हर तरह से कुछ आगे बढ़ने, 1 महीने तक उन्होंने उनको नहीं बढ़ने दिया। राजंगला, मेजर शैतान सिंह, वो तो फेमस बैटल है हमने 13 कुमाऊं की, जो चाली कंपनी की, 120 आदमी एंड वहाँ 2500 लोग राजंगला की चोटी पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं लद्दाख में। 17,000-18,000 की ऊंचाई, अच्छी खासी सर्दी, -15 -16 डिग्रीज टेम्परेचर, जूते भी उनके पास नहीं थे, स्नो बूट्स जो होते हैं पहनने के लिए कुछ नहीं, 303 राइफल्स। उनको कहा गया कि आप विड्रॉ करके पीछे आ जाइए क्योंकि आप इस पोस्ट को नहीं बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो हमारे भारत की जो एक चीज़ है ना कि राष्ट्र के लिए कितना उनमें दम है, ये जवान एक साथ बैठे, मेजर शैतान सिंह के उसमें सबने आपस में बातचीत की, और जो इन्होंने निश्चय किया, निर्णय लिया, वो हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। इन्होंने कहा हम भारत के भारतवासी हैं, ये भारत की भूमि है, ये भारत की धरती है, और जब तक हमारे शरीर में और नसों में खून बह रहा है हम नहीं छोड़ेंगे। वाह देवास, इट आज भी मेरे को फील दैट 113 ऑफ देम, 113 इसमें से सर्वोच्च बलिदान दे दिया वहाँ पर। 7 जो बाकी थे वो इतने गंभीर रूप से घायल थे कि उन्हें होश भी नहीं था, कुछ नहीं, लड़ने के काबिल नहीं थे। लेकिन रजांगला आज भी भारत के पास है। वाह, ये दिस इज व्हाट इंडिया इज, ये भारत है। वाह वाह। से कहते हैं कि 1965 में जो भी जंग हुई तो जो पाकिस्तान है उसने शुरुआत की थी ऑपरेशन जिब्राल्टर की। तो शुरुआत क्यों की थी? व्हाट वाज द रीज़न? शुरुआत पाकिस्तान के लिए तो आप क्या कह सकते हैं कि वो बस कश्मीर उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, और कश्मीर के लिए वो हमेशा, और वो एक ऐसा मुद्दा है कि वो सोचते हैं कि कश्मीर हमारा है। अब जाने किस तरह से उनको ये समझ में आता है कि कश्मीर हमारा है। वो कहते हैं यूएन में है, यूएन ने हमको बुआ, सब गलत फहमियाँ फैलाते हैं। और उनके जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो सोचता है कि कश्मीर की जब हम तक उठाते रहेंगे पाकिस्तान इकट्ठा रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बाइंडिंग फोर्स है, और कोई रीज़न नहीं है। अदरवाइज लड़ने का कोई कारण नहीं था। हम लोग अगर पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी बन के रहते तो शायद पाकिस्तान भी आज किसी स्तर पे पहुंच जाता, आज तो गर्त में पहुंचा हुआ है। ट्रू। तो सर 1965 के बाद नेक्स्ट जंग कौन सी हुई? 1971 की, और वो एक ऐसी जंग है जो कि मिलिट्री हिस्ट्री के इतिहास में एक अकेला एग्जाम्पल है जब मिलिट्री एक्शन से एक राष्ट्र को क्रिएट किया गया। एंड दिस हमारी भारत को, भारत की सेना को इसका पूरा, मैं कहता हूँ, जो क्रेडिट जाना चाहिए वो है। सर आप उसका पार्ट थे? मैं उसका पार्ट था, और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हम अपने कोर्स को भी, हमारा कोर्स 13 जून 71 को हम लोग पास आउट हुए थे IMA से जी। तो हमने कोर्स का नाम ही रख रखा है बॉर्न टू बैटल। बॉर्न टू बैटल। तो B2B, और उसी में हम लोग काफ़ी, हमारे कुछ कोर्समेट्स भी नहीं रहे, लेकिन एक बहुत ही, जो हर सैनिक को एक लड़ाई का अनुभव लेने का एक उसकी इच्छा रहती है, वो हम लोगों को मिला। और जब से जैसा मैं बता रहा था कि नवंबर में हम लोग शुरुआत हो गई थी, मैं ईस्ट में था, सिलेट सेक्टर में, और बड़े अच्छे, जब हम लोग सगरनाल फुलतला कैप्चर हो गया था, जब 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हो गई थी, उसके बाद गाज़ीपुर में बड़ी अच्छी टफ फाइट हुई। पहला एक्शन में 6 राजपूत गए थे, वो बहुत भीषण लड़ाई के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। फिर 45 GR को लॉन्च किया गया वहाँ पे, और 45 GR ने 2 हैवी कैजुअल्टीज़ हुई उनकी भी, लेकिन कैप्चर कर लिया था गाज़ीपुर। 14 को आप विश्वास नहीं करेंगे कि शाम के वक्त जब गन्स हम फायर कर रहे थे, उनका एम्यूनिशन डंप मैंने एंगेज किया। और कभी कभी जब आप नैतिकता के साथ होते हो, अच्छे सोल्जरी वैल्यूज़ के साथ होते हो, भगवान भी साथ देता है। आई गॉट ए डायरेक्ट हिट ऑन देयर फ्यूल डंप, जो 24 घंटे तक जलता रहा।
पूरा फील्ड अप उनका जल गया। फिर दे वर पैनिकिंग, सो वाइट झंडों के साथ आ गए। अच्छा, हाँ, सरेंडर के लिए 14 तारीख की शाम को। और कहते हैं कि आप हमको एक सेफ कॉरिडोर दे दो, हम ढाका चले जाएंगे, हम लड़ना नहीं चाहते। तो नेचुरली ब्रिगेडियर कर्नल हरोलकर उस वक्त थे, बाद में ब्रिगेडियर बने थे। तो कर्नल हरोलकर सेड कि नथिंग डूइंग। ही स्पोक टू ब्रिगेडियर कोहेन हु आल्सो सेड नथिंग डूइंग जनरल, एंड दे वर टोल्ड क्लियरली आइदर यू सरेंडर और you die. So these are the only two options. You go ahead. So then we went back. 4-5 घंटे उन्होंने कहा हमें टाइम चाहिए, तो कुछ जवाब नहीं आया। 4-5 घंटे हमने उनके तब तक मालूम पड़ा कि उनका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो उनके ये देखिए कितने अनएथिकल मीन्स। ब्रिगेड हेडक्वार्टर जनरल हॉस्पिटल में, नॉर्मली हॉस्पिटल के ऊपर हम लोग फायर नहीं करते, जनरल हॉस्पिटल में उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश कर दिया। हम लोगों को जब मालूम पड़ा तो हमने उसको इंगेज किया। जहां उनके ऊपर गोले बरसने लगे तो फौरन विद इन हाफ एन आवर दे अगेन केम विद कि नहीं हम नहीं लड़ना चाहते सर, कल हम सरेंडर करेंगे। फायर था सर पहले से ही थी शुरुआत में नहीं है। ये लोग कोई सोल्जर नहीं है, ये लोग धूर्त हैं और हर अनैतिक कार्य करने के लिए माहिर हैं, हर अनैतिक कार्य। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा इनसे बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। अंडरस्टूड सर। ये तो ऐसा कि जस्ट टू अंडरस्टैंड रीज़न क्या था कि जो वॉर थी ऑफ 1971 उसका कोर रीज़न क्या था? जैसे कश्मीर वाज अ रीज़न, यहाँ पे क्या रीज़न था? ईस्ट पाकिस्तान को क्या इशू था? यहाँ आपने ऑफ सर्च लाइट के बारे में सुना होगा, जो अवामी लीग वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, वो अवामी लीग ने जीते थे 70 के एंड में, नवंबर दिसंबर में। ईस्ट पाकिस्तान। ये लोग जो याया खान और टिक्का खान, ये लोग सब, इन लोगों ने सोच रखा है कि केवल हम ही राज करेंगे पाकिस्तान पे और कोई नहीं। तो वो सोच रही है कि वो सोच शुरू से रही है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं, शेख मुजीब को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। एंड बंगालियों पे फिर उन्होंने ऑफ सर्च लाइट 71 मार्च में शुरुआत की। खूब अत्याचार किए हैं, इतना अत्याचार किया गया है कि मैंने खुद देखा है। हमारी बेटियों बहू, मतलब जो बहनें हैं, अब बातचीत में कहना ठीक नहीं रहा, लेकिन जो वश से वश किया जा सकता है वो उन्होंने उनके साथ किया। और बुद्धिजीवी लोग जो पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, संगीतकार थे, उनको मारने, एक जनरेशन को मारने की कोशिश की। कत्लेआम मैं समझता हूँ 10-12 लाख लोगों को मार दिया होगा उन्होंने। उसके बावजूद वहाँ भी आवाज़ तो खैर शेख मुजीब के लिए बहुत उड़ी थी। हमने, भारत ने थोड़ी मदद, मिसेस गांधी वेंट टू सारे विश्व के इम्पोर्टेंट नेताओं के पास गई, सबको बताया, क्योंकि वहाँ से लोग भाग के भारत आए। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारतीय ने जिनको भारत खिला रहा था। और भारत उस वक्त आज जैसा प्रॉस्परस नहीं था, हम गरीब देश थे। लेकिन भारत की महानता देखिए कि हमने उनको शेल्टर दिया, उनकी देखभाल की, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, उनको खाना दिया। जब पूरे विश्व को बोला कि ये देखिए पाकिस्तान कर रहा है, इसको बताइए कि ये सब बंद करे और इनको ले जाए, किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं आया, कोई नहीं। निक्सन ने तो एक ऐसी देश है जिसने कि हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती भी की। उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि हम अब मिलिट्री ऑप्शन ही बाकी है और कोई। भारत हमेशा से शांति में विश्वास रखता है, लास्ट इज मिलिट्री ऑप्शन, एंड वही किया गया था। और उसके वजह से गॉट इट सर। सो 71 चलते हैं 1999 में, ये दिल मांगे मोर ये हमने देखा है बचपन में। तो इसका कोर रीज़न क्या था वॉर का, और फिर क्या हुआ अल्टीमेटली? वॉर का कोई रीज़न वही कश्मीर, और सेकेंडली भारत को परेशान करना। नॉर्मली वहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट हैं कश्मीर में जो कि विंटर्स में वैकेट कर दी जाती है। दोनों देश की अनरिटन सहमत है दोनों देश की कि ये पोस्ट में हम सर्दियों में यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि एवलांच आते हैं, बहुत हैवी स्नोफॉल होता है, सही कंडीशन नहीं है, दोनों कंडीशन नहीं है। और वही किया था भारत ने, जो नॉर्मल हम लोग अप्रैल के टाइम में तकरीबन उसको फिर रीऑक्यूपाई करते हैं। तो उसके पहले से ही लोगों ने आके, स्पेशली वहाँ के जो लोकल्स थे जो जाते थे, उन लोगों ने आके कहना, सूचना देनी शुरू कर दी कि वहाँ तो लोग आ गए हैं, ये सब
और जब चेक किया गया, पेट्रोल भेजे गए, सौरभ कालिया वाला आपको मालूम है, तो ये जब भेजे गए वहाँ पे तो मालूम पड़ा कि वाकई में आ गए। और फिर मई से तो ऑपरेशन लॉन्च किया गया हमारे ट्रुप्स, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड हैं। प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने उस वक्त निर्णय लिया था कि हम एलसी नहीं क्रॉस करेंगे, ना एयर क्रॉस करेगा, ना हम लोग ग्राउंड ट्रुप्स। अगर हम लोगों को ये परमिशन मिलती कि एयर स्पेस वायलेट करने की और ग्राउंड ट्रुप्स को कि आप पीछे से इन्फिल्ट्रेट करके, तो शायद ये ऑपरेशन जल्दी हो जाता। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन थे वो उनके विजडम में सही भी थे, क्योंकि हम लोगों को एग्रेसर कोई नहीं कहला पाया उस वक्त। और उसकी वजह से थोड़ा समय जरूर लगा। और शौर्य और पराक्रम की गाथाएं तो आपने सुनी हैं जी। चारों परमवीर चक्र विजेता, उसमें से एक कैप्टन मनोज पांडे मुझे गर्व है कि वो मेरे स्कूल का है। वाह। सैनिक स्कूल लखनऊ का। और आज हमारे स्कूल का नाम भी कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल रखा गया है। तो बड़ा। और दूसरा कैप्टन विक्रम बत्रा, आपको यह दिल मांगे मोर, जो कैप्टन मनोज पांडे 23 साल का लड़का, और एक दिन पहले अपनी माँ को लेटर लिख, उस वक्त ये मोबाइल वगैरह का इतना चलन नहीं था, लेटर लिखता है कि माँ कल या तो मैं उस चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊँगा, नहीं तो तिरंगे में लेट गया। ये लेटर उसकी माँ को बाद में मिला। उसके एक दोस्त सौरभ है, तो उसने एक किताब लिखी है, उसमें वो लेटर उसने इनक्लोज किया हुआ है। इस तरह योगेंद्र यादव, संजय कुमार, तो ये सब परमवीर चक्राचार्य थे उसमें। और तो भारत में तो वीरों की कमी नहीं है, हर भारतवासी वीर है। आपके थ्रू ये सुन के मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है। आप जब खुद देखते हैं अपने आसपास, जब इतना कुछ होता है, आपने इतनी आसानी से कहा कि जब सुबह उठे तो इतनी बॉडीज़ वहाँ पे थी, आपका साथ का, हम जो मूवीज़ में देखते हैं कि अच्छा गन शॉट यहाँ पे लगा और साथ ही से चला गया, आपको सामने एक दुश्मन को भी मारना है और ये भी देखना है कि अरे तो साथ में बैठा था कल, चला गया। हैट्स ऑफ। बट सर, चीज़ें बदलती नहीं हैं, और जो भी ये पहलगाम अटैक हुआ ये हमने सब ने देखा। और सवाल ये है कि कश्मीर ही हमेशा मुद्दा क्यों बना रहा? वहाँ पे ऐसा क्या है? सिर्फ यही चीज़ कि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था उस समय, क्योंकि कश्मीर के राजा ने हमारे साथ एनेक्सेशन किया था, दैट इज़ द ओनली रीज़न? या फिर कश्मीर की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, वहाँ की रिसोर्सेज, वहाँ का पानी, झेलम, चेनाब, वो सब भी पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल है, उनकी जो इकनॉमी एग्रीकल्चर वाली, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो तो देखिए, भारत का विशाल हृदय, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन की थी, और उसमें हम इतने दयावान रहे कि हमने अपने जो पानी है वो भी उनको दे दिया। तो एक ये टोटली, आज अगर कोई कहेगा तो कहेगा कि कितना बेवकूफ़ देश है कि इस तरह की बातें, अपने लोगों को छोड़ के वो पाकिस्तान की ज़्यादा केयर। लेकिन वो भारत का एक कहूँगा डीएनए ही है कि हम अपने दूसरे पड़ोसी की, दूसरे लोगों की बड़ी परवाह करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और वही उसी में शायद हमने किया है गलती, लेकिन अब वो मैं समझता हूँ ब्लंडर था। अब उसको सस्पेंशन में डाला गया है, मैं समझता हूँ जरूर इस पर पुनर्विचार होगा, और ये सस्पेंशन कम से कम 4-5 साल तक चले, जिससे कि पाकिस्तान को इसकी पिंच लगे कि भारत का जो बड़ापन था उसका उसने कितना गलत फ़ायदा उठाया। और इस दौरान 4-5 साल में भारत को अपनी कैनाल्स, अपने डैम्स पूरे करने चाहिए। ये पानी जो भारत का है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मिलना चाहिए। सर, 3 लेसन दीजिए मुझे, जो इंडिया को, गवर्नमेंट को, लोगों को आना चाहिए समझ। 80 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, किसी न किसी फॉर्म में हमने देखा है। 3 लेसन हम लोग क्या लें अपने लिए कि अब बहुत हो गया, वी कैन नॉट सी मोर ऑफ इट? क्या होंगी सर 3 चीज़ें? सबसे महत्वपूर्ण तो मैं कहूँगा कि आप पाकिस्तान पे बिल्कुल विश्वास मत करिए। ये एक ऐसा देश है जिस पे कभी भी छल और कपट में इंडल्ज कर सकता है। दूसरा,
भारत में भारतवासियों को स्ट्रॉन्ग लीडर्स को इलेक्ट करना चाहिए और भारत की आर्म फोर्सेस को मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड। तो ये अगर 3 लेसन्स होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी भारत की तरफ गलत नज़र रखने की। परफेक्ट सर, करते हैं आज की बात कि आज के टाइम पे वॉर डिक्लेयर करना क्या होता है। अभी एक वर्ड आ रहा था कि एस्केलेट मत करिए, डीएस्केलेट करिए, तो आम लोगों के लिए इसका अर्थ क्या है? और जब तक देश नहीं कहता या फिर द पीएम सेज वी आर एट वॉर, क्या तभी वॉर का ऐलान होता है या फिर इट इज़ अंडरस्टूड कि कोई बोलेगा नहीं अपने मुंह से कि वी आर एट वॉर बट स्टिल वी आर एट वॉर? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने किया है। जो फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर वो एग्जीक्यूटिव से ही होगी, जो प्रधानमंत्री जी वही करेंगे। बोलेंगे। बिल्कुल, तभी आपको याद होगा 71 में तो आप पैदा भी नहीं होंगे 71 में प्रधानमंत्री जी ने जब उन्होंने हमारे ऊपर हवाई हमले किए 3 दिसंबर को, तो रात में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि वी आर एट वॉर। इस केस में पहली बार हुआ है कि जब हम आतंकवाद के अगेंस्ट हमने डिसीजन लिया कि जहाँ भी आतंकवादी होंगे हम जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक जगह भाषण में बिल्कुल क्लियर कि इनको इतनी बुरी सजा ये अकल्पनीय मिलेगी और जहाँ भी होंगे हम इनका या तो अपराध करने वाले या जो साजिश करता है उनको छोड़ेंगे नहीं। और वही हुआ, बिल्कुल क्लियर कट। आपने देखा होगा कि इस बार पहली बार भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा हम इंटरनेशनल बाउंड्री को भी क्रॉस, वो उसके बियॉन्ड भी फायर किया। नहीं तो बहावलपुर वगैरह हम कभी नहीं, हम लोग बालाकोट वगैरह इधर उड़ी, यही से, दैट इज ऑल। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश विश्व के लिए है कि भारत, जब भारत के वासियों के साथ इस तरह के कुकृत्य घृणित कार्य होंगे, दुर्दांत, हीनस, अब इसके लिए वर्ड ही मैं नहीं समझता कि आप 7 days into marriage and you kill the husband, and वो भी तुम्हारा धर्म क्या है, ये कह के क्या भैंसीपन, एनिमल इंस्टिंक्ट, अमानवीय था, टोटल मानवता के टोटली। तो एक तो वो, सेकंड हमने डिसाइड कर लिया, जो आपने पहले दिन विदेश सचिव का जो स्टेटमेंट था उसमें क्लियर कहा था कि हमने केवल टेररिस्ट को टारगेट किया है। और ये जो हमने किया है वो 22 अप्रैल का रिस्पांस है। जो 22 अप्रैल को हमारे साथ किया उसका रिस्पांस हम ले रहे हैं। केवल टेररिस्ट, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं, कोई हमने सिविलियन टारगेट्स को नहीं किया, केवल जहां उनके कैंप थे, जहां हेडक्वार्टर्स थे, उनको किया। सेकंड, उन्होंने बोला कि इट वाज मेजर्ड, इट वाज प्रोपोर्शनेट, जितना मतलब ज़्यादा हमने ये नहीं कि हमने वहाँ पे न्यूक्लियर बम छोड़ दिया, इट वाज प्रोपोर्शनेट, नॉन एस्केलेटरी, हम उसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। दैट मीन्स कि हम लड़ाई नहीं चाहते थे। और रिस्पॉन्सिबल, भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारियाना के साथ काम, तो उसमें अगर सब कुछ निचोड़ था। और इस बार हमने बहुत अच्छा किया कि जिस 9 कैंप, पिछली बार तो एक ही बालाकोट किया था, 9 कैंप अच्छी तादाद में, मुझे पूरा विश्वास है, मैं 40 साल का मेरा फौज का अनुभव है कि कम से कम नहीं तो 130-140 के करीब आतंकवादी मारे गए हैं और इसी संख्या में इंजर्ड हुए होंगे। और बाद में तो नाम भी आए हैं कि जो कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स आतंकवाद के थे वो सब उसमें गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की आप बेशर्मी देखिए, उनको लास्ट राइट देने के लिए जिस दिन उनका फ्यूनरल हो रहा है, आर्मी लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, उनके लीडर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लपेट के उनको दिया जा रहा है सम्मान। दिस इज़ अनहर्ड ऑफ। इससे ज़्यादा बेशर्मी की कोई हद नहीं हो सकती जो इसमें है। और मैं समझता हूँ किसी भी रिस्पॉन्सिबल, पूरे विश्व ने देखा है, वो सब पाकिस्तान के ऊपर ओनली दया ही कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जब भी कुछ किया पोस्ट, तो जाहिर सी बात है सिर्फ भारत के नहीं, जो बाहर के लोग हैं वो भी आपको लिए फॉलो करते हैं अपने आप काम के लिए। तो लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ सुनाई कि तुम्हें इंसानियत नहीं पता। जो पाकिस्तान के युवा होंगे उन्होंने बहुत गालियाँ सुनाई कि अनफॉलो। मैंने कहा जाओ,
तुम्हारी वफादारी नहीं चाहिए, देश की वफादारी सबसे पहले है, तुम आओ और जाओ। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी इस पूरे ऑपरेशन में, जो फॉग ऑफ वॉर है, ये एक टर्म निकल के आया जो मैं पहले मुझे नहीं पता था। थोड़ा किया रिसर्च तो आया समझ कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हम लोग ट्वीक करते हैं। तो फॉग ऑफ वॉर एक आम आदमी के समझने के लिए क्या है? फॉग ऑफ वॉर ऐसा है कि जब दोनों तरफ से स्टेटमेंट आने लगे, थोड़ा बहुत मिलिट्री लीडरशिप भी एक्टिव हो जाए, कुछ एक दो घटनाएं होने लगे बॉर्डर पे, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से निकलने लगे, तो समझ लीजिए कि अब लड़ाई के बादल छाए हुए हैं। और धीरे धीरे वो जरा सा भी कोई गलत एक्शन होगा तो उसमें ये इट विल लीड टू वॉर। इट मे नॉट बी मोबिलाइजेशन, शायद ना हो उस वक्त, लेकिन डिफेंसिव फॉर्मेशन हमारी जो रेकी एंड सपोर्ट बटालियंस हैं, उनके जो रेकी एलिमेंट्स हैं वो चले जाएंगे, ऑब्जर्वेशन वाले चले जाएंगे, कुछ इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिवेट हो जाएंगी, तो एमुनिशन जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो सही जगह पहुंचाया जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सब, लेकिन जब एंड में हमारी ऑफेंसिव फॉर्मेशन जब मूव करती हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन और थोड़ा डेप्थ में भी रहती हैं। डिफेंसिव फॉर्मेशन तो तकरीबन बॉर्डर के आसपास ही है, और डिफेंसिव फॉर्मेशन को मूव करने में थोड़ा समय लगेगा, और वो टैंक वगैरह जो है। और सर ऐसा कहते हैं कि जो फॉग ऑफ वॉर है उसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो भी लिख दी जाती है, जिससे कि दुश्मन कंफ्यूज रहे कि हो क्या रहा है। वो चाहे आपकी सरकार करे, वो चाहे मिलिट्री करे, वो चाहे मीडिया करे, वो चाहे सोशल मीडिया करे, कि जो डीप फेक्स हैं लाइक साइबर के थ्रू बहुत चीज़ें जो आप दिखाई कह जाती रहे हैं। हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये इस टाइप की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और मीडिया का भी एक, आज मीडिया भी मैं समझता हूँ कि वो भी उनको भी हमको मीडिया वॉरियर्स कहना चाहिए, क्योंकि वो भी इसमें एक सम्मिलित हैं। तो ये सब चीज़ें तो, लेकिन ये लड़ाई के पहले भी, लड़ाई के दौरान भी, लड़ाई के बाद भी इन सब का काम रहता है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सर आज देखिए कितनी प्रकार की, इमरान खान के लिए आपने देखा कि उनको कहते हैं कि मार दिया गया, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कितना कल एक हो सकता है किसी का कोई उद्देश्य हो कि वहाँ पे थोड़ा विरोध हो, हाँ झगड़े हो, इमोशंस राइज हो, इस तरह का। इसी तरह से कभी कभी भारत में भी हो जाता है, और हर जगह। आज इस बार आपने देखा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव था, व्हाट्सएप वगैरह, अपना सोशल मीडिया एक्टिव था, कि किसी भी चीज को जो सरकार की तरफ से नहीं आ रही है आप विश्वास मत मानिए। बिल्कुल। तो ये तो थ्रू आउट एक पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ द वॉरफेयर। बिकॉज मीडिया की तरफ से बहुत कुछ लीक होता था, वी हैव सीन इन द पास्ट, कि हम चाहते थे कि आप ये मत बताइए। एज रिसेंट एज जो अटैक मुंबई में हुए थे, वहाँ भी कहा गया था कि मत बताइए, फिर भी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। तो आई फील कि अरे यार, मतलब जस्ट फॉर द टीआरपी सेक आप कुछ भी डिस्क्लोज करते जा रहे हो, विच इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का फेस। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से जर्नलिज्म का जब कोर्स होता है उसका पार्ट होना चाहिए, कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म क्या होती है, और जब इस तरह के हालात हों उस वक्त मीडिया की कितनी महत्वपूर्ण उसके ऊपर जिम्मेवारी है। मीडिया को नॉर्मली सारे आर्मी नेवी एयरफोर्स बड़ा अच्छा उनके साथ रिलेशनशिप, रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया इज़ ऑल्सो ए वेपन, बहुत कुछ मदद कर सकती है। और नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्सेप्ट सम केसेस में जहाँ इम्प्रॉपरिटी हुई हो या कुछ हुआ हो, उनको छोड़ के बाकी हमारी जो भारत की मीडिया है वो हमारे साथ रहते हैं। तो उस तरह से जो आप बम्बई हमले की बात कर रहे थे, उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारी काफ़ी कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि हमारे लोग कहाँ पर। हाँ। और वो शायद पाकिस्तान को वैसे नहीं मालूम पड़ता, लेकिन टीवी देख के वो जूम कर करके दिखा रहे, देखिए वो कूद चुके हैं, क्यों बता रहे हो। और जब हमारे वो हेलीकॉप्टर्स लैंड कर रहे थे, वो भी दिखाया जा रहा था। इसी तरह कारगिल में भी हुआ जी। कारगिल में भी आई नो few officers who suffered a lot. तो इस तरह का हो सकता है नासमझी में भी हुआ हो, कुछ ओवर इंथुजियाज्म में भी हुआ हो,
लेकिन इस तरह का प्रॉपर गाइडलाइंस होने चाहिए मीडिया के लिए। मीडिया को इस तरह की उनके जो कोर्सेज वगैरह हैं उसमें इस बार के लिए सिलेबस का इट शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेबस की व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट। तो सर जो मीडिया है वो तो कभी अनजाने में ये चीज़ डिस्क्लोज कर देती है, लेकिन जो OGWs हैं उनका रोल क्या होता है, और पहलगाम के अटैक में उनका क्या रोल था OGWs का? OGWs बेसिकली जो आतंकवादी होते हैं उनके सहायता करने वाले लोग होते हैं, इनको पैसा मिलता होगा बेसिकली। लोकल्स होते हैं, लोकल्स बेसिकली वहाँ के अच्छे जानकार होते हैं, और उनको क्योंकि बीइंग लोकल्स उनको सब मालूम होता है कि पुलिस कहाँ है, आर्मी कहाँ है, राष्ट्रीय राइफल कहाँ है, ये सब मालूम होता है। पैसे के लालच में वो उनको वेपन भी छुपाने में मदद करते हैं, उनको खाना देने में भी मदद करते हैं, उनको नेविगेशन में भी कि इधर रास्ता कौन सा रास्ता सेफ है जहाँ पे आर्मी नहीं है, जहाँ पे पुलिस नहीं है। तो इस सब तरह का वो सहायता देते हैं उनको। और इन लोगों का रोल मैं समझता हूँ ये आतंकवादी के बराबर ही रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो उनके सहायक हैं, जो उनको सिंपैथी रखते हैं, तो वो भी एज बैड एज आतंकवादी। ट्रू। तो हैं, काफ़ी हैं। इस बार भी जो आ रहा है कम से कम 3 या 4 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनकी मदद की है। लेकिन एक चीज़ है, अल्टीमेटली इन सब की लाइफ लिमिटेड है, और इन सब की जगह जहाँ इनको होना चाहिए वही है। इनको नूरे मिलेंगे सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बार जो इमोशन था हर भारतीय का वो था कि इस बार एक छोड़ना नहीं है, अगर घुस गए हैं तो इसे ख़त्म करो। तो सवाल आया कि अगर वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हु विल विन? तो जाहिर सी बात है, हम बोल रहे हैं इंडिया, वो बोल रहे हैं लाइक पाकिस्तान। तो इफ़ यू हैव टू कंपेयर कि दोनों की जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो ऑन पेपर लाइक कितनी है, तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ आर्टिलरी, इन टर्म्स ऑफ लाइक नेवी एंड एयरफोर्स, तो क्या होगा इसका कंपैरिजन? दिवास कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, ये बताऊं कि वन साइड गेम है। हाँ, वन साइड गेम है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा वो चाइना के हथियारों के ऊपर उनका ज़्यादा इक्विपमेंट है। पहले कुछ इनको ब्रिटिश वगैरह से भी मिला हुआ था, कुछ रशिया ने भी दिया था, लेकिन आज के दिन एयरफोर्स में JF 17, 18 और बाकी उनका जितना भी रडार्स वगैरह, इवन मिसाइल्स, दे आर ऑल फ्रॉम चाइना। नेवी में तो बिल्कुल ही उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि भारत को तो ज़रूरत है ईस्ट एंड वेस्ट दोनों में, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, हमारा तो केवल एक कराची पोर्ट है, दूसरा ग्वाडर बनाया है, और ग्वाडर भी क्या बनाया, बलूचिस्तान में बनाया है, जो कि बलूची उसका इतना विरोध करते हैं। अगर चाइना समझता है कि उससे उसको कुछ फ़ायदा होगा तो कभी नहीं होगा। बलूची उसको रहने नहीं देंगे ग्वाडर में। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, पाकिस्तान का, कि उस पोर्ट में, ग्वादर पोर्ट में घुसने के लिए इवन पाकिस्तानियों को चाइनीज से अनुमति लेनी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या इस तरह का एयरफोर्स, उनके पास कुछ F-16 है, लेकिन F-16 का आपने देख लिया कि क्या अंजाम हुआ। दो हमने ज़्यादा बात नहीं की है उसके बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि F-16 भी जो अमेरिका ने इनको दिए हैं वो वाले दिए होंगे जिनकी लाइफ ख़त्म होने वाली होगी, बाबा आदम के ज़माने। और उसका जो एवियोनिक्स होगा, जो बाकी सिस्टम होगा टोटल, वो सब वो होगा जो। और सेम थिंग विद चाइना का तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो भी कुछ इनको दिया है वो चीज़ दी है जो उनके लिए बिल्कुल ख़राब, बेकार है। और देखिए कितने बेवकूफ़ हैं कि पेमेंट उसका किया होगा उन्होंने, जो कि वो एम्यूनिशन सिस्टम जो शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई होगी वो एम्यूनिशन दे दिया होगा, स्टॉक में से निकाल के दे दिया होगा। और इनकी हिम्मत नहीं है कि चाइना को कह सकें कि ये हम नहीं लेंगे। वो लेते हैं, पैसा देते हैं, इनडायरेक्टली इनको फिर वापस आता होगा। ये एक नक्सस है। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप आर्टिलरी देखें, आर्टिलरी के गन सिस्टम, हमारी आर्टिलरी की गन्स हमारे भारत में बन रही हैं। मोस्ट मॉडर्न गन अटैक हमारा सिविल जो
बना रहे हैं, इसके टाटा में बन रहा है, इसका भारत कल्याणी भारत फोर्ज बना रहा है। तो ये भारत की जो सबसे बड़ी आज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो है कि आत्मनिर्भरता। भारत में हर तरह का एम्यूनिशन बन रहा है, भारत की जो गन्स हैं वो बन रही हैं, भारत के जो टैंक्स हैं भारत में बन रहे हैं, भारत के एयरक्राफ्ट तेजस भारत में बन रहा है। हम नेवी में तो तकरीबन हर चीज, एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में, शिप्स भारत में बन रहे हैं, सबमरीन्स भारत में बन रही हैं, एम्यूनिशन सिस्टम सारा बन रहा है। सो दिस इज अ ग्रेट, जो कि पाकिस्तान में तो कहीं नजर नहीं आता। एंड सबसे महत्वपूर्ण जो कहूँगा, द मैन बिहाइंड द गन इज सो इम्पॉर्टेंट। और उसमें इतना फर्क है बिटवीन अ पाकिस्तानी एंड अ भारतीय सोल्जर, देयर इज नो कंपैरिजन। ये भारत का जो हमारे जो सैनिक हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वाओ सर, आई डिड सम रिसर्च, कुछ फैक्ट्स मेरे सामने आए। तो कहते हैं कि जो मैन पावर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के पास जो एक्टिव सोल्जर्स हैं वो करीब 14 लाख है और रिजर्व फोर्स 11 लाख की है। वेराज जो पाकिस्तान है उनके पास सिर्फ एक्टिव सोल्जर्स 6.5 लाख के हैं। तो उसमें इंडिया की जीत होती है। फिर कहते हैं कि एयरफोर्स में जहाँ पे हमारे पास रफाल है, Su-30 है, तेजस है, उनके पास वही पुराने जो चाइना के JF-17 या F-16 है जो अभी यूएसए से उन्होंने एक स्क्वाड्रन है, राइट। नेवी में एब्सोल्युटली कहते हैं कि 5th लार्जेस्ट नेवी है इंडिया के पास, और INS विक्रांत जो देखा हमने, इंडिजिनसली कैरियर, विच इज़ सच अ बिग फीट, जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। सर एक कंसर्न था इसमें, मैं देख रहा था, जो न्यूक्लियर अटैक्स है अगर उसकी संभावना होती है तो उसमें इंडिया के पास 160 वॉरहेड है एंड पाकिस्तान हैज़ 170 वॉरहेड। तो उन्होंने और कहीं पे अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको इकट्ठा कर लो, विच इज़ अ थ्रेट टू एवरीवन। तो वहाँ पे हमने कदम आगे क्यों नहीं रखा? देवास, मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ प्लीज़ कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ नो यूज़। जब मैं नो यूज़ कहता हूँ तो इसका ये नहीं कि वो खराब हैं, चलेंगे नहीं, दे विल नेवर बी यूज्ड, दैट इज़ व्हाट माय यूज़। सेकंड, मैं जो कहूँगा कि इसमें 160, 170, 180, 200 इसका कोई माने नहीं है। केवल एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर पाकिस्तान चलाता है तो पाकिस्तान का अस्तित्व, जो एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान का, वो मिट जाएगा। ये उनको समझना चाहिए। और कोई भी देश, मैं भारत पाकिस्तान की बात, कहीं की भी बात कर रहा हूँ, और एट ए ड्रॉप ऑफ ए हेड इनके रेलवे मिनिस्टर, इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनके जो भी, जिसको कोई ये भी नहीं मालूम होगा कि न्यूक्लियर बटन कैसे चलता है, वो भी ये कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कोई ड्राइंग रूम में रखने के लिए नहीं है। इस तरह की, ये डेटरेंस के लिए ठीक है, लोगों को डराने के लिए बहुत है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं उन्हें मालूम है कि बिटवीन अ न्यूक्लियर वॉर एंड कन्वेंशनल वॉर देयर इज इनफ स्पेस टू गिव देम। पाकिस्तान का अगर किसी, कारगिल में हमने, उस वक्त भी इनके पास न्यूक्लियर वेपन थे, आज भी 4 दिन की लड़ाई में कहीं बाद में तो बात करना भी बंद कर दिया था। लास्ट डे इन्होंने कोशिश की न्यूक्लियर की, नेशनल कमांड अथॉरिटी की आज बैठक हो रही है, वो विद इन हाफ एन आवर आ गया स्टेटमेंट कि नहीं, कोई ऐसी बैठक नहीं हो रही है, क्योंकि इनको मालूम है कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स, आप देखिए, आमने सामने की लड़ाई में नहीं यूज होंगे, क्योंकि उस पर भी असर पड़ेगा उस न्यूक्लियर वेपन्स का। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की देखिए, लड़ाई यूरोप में हो रही थी, लड़ाई साउथ ईस्ट एशिया में हो रही थी, और बॉम्ब फटा था नागासाकी यूरोप में, कितनी दूर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, और अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से समझ आएगी विश्व को कि इनको डी न्यूक्लियराइज किया जाए तो बेटर है, नहीं तो आप, दुनिया खत्म हो जाएगी सर, बिल्कुल बचेगा आप, नहीं कुछ। कोई नहीं बचेगा। और देखिए, चेरनोबिल की घटना तो आपको याद है, फुकुशिमा जापान में, देवर एक्सीडेंट्स, लेकिन कितना उसका इम्पैक्ट सर आज से देखते हैं हम लोग, सबको मालूम, DNA में है अभी तक उनके, और कितना नुकसान होता है, कितने, इट इज
a weapon which should never be used, which will not be used. हमने बात की थी सर अबाउट INS विक्रांत, उसकी क्या खासियत है? INS विक्रांत इज एयरक्राफ्ट कैरियर. इट कैन टेक नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट उस पे हो सकते हैं. उसकी वजह से उनकी रेंज बढ़ जाती है. जितना INS विक्रांत आगे जाएगा उतना. और जब विक्रांत चलता है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ 40-50 इसे हाथी 40-50 शिफ्ट साथ में चलते हैं. उनके पास ऑब्जर्वेशन, रडार, सब तरह का एम्युनिशन होता है, सब तरह के सर्वेलेंस इक्विपमेंट होते हैं. इट्स टोटल एक जैसे साम्राज्य चल रहा है वो चीज़ है. तो अरेबियन सी में अभी तो केवल वहाँ लोकेट अगर आप कर देंगे तो पाकिस्तान के वही तो उनको मालूम था कि, और शायद भारत ने किया भी हो तो मालूम नहीं, लेकिन उनकी अगर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कराची है, केवल एक अगर सोचा जाए तो केवल कराची पोर्ट है. अगर हम काट देंगे तो इनके पास तो फ्यूल भी नहीं आएगा मिडल ईस्ट से. इनके पास जो अधिकतर तो सब शिप से ही आता है. बाई एयर तो ये बहुत कम ला सकते हैं. सी पैक अगर कोशिश करेंगे तो खैबर पख्तूनवा और बलूचीज इनको कुछ नहीं लाने देंगे. तो ये जितनी ये गलत हरकतें करेंगे, कोई एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल देश की तरह अगर ये बिहेव करते तो इनको सब लोग साथ में रखते. लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो ये सब कट जाएगा. तो ये तो वैसे ही बिना लड़ाई के मर जाएंगे. तो एक क्लास में उस बच्चे की तरीके से हैं जो सबसे ज़्यादा नॉटी होता है, सब कुछ छेड़ता रहता है. नहीं, ये इनको नॉटी भी नहीं. वो नॉटी लड़के में कोई कम से कम इंटेंशन तो ठीक होती है. ये तो अब क्या शब्द यूज किया जाए, लेकिन हाँ, हम समझ जाएंगे सर. सर यू स्पोक दैट जो पाकिस्तान है, जो उसके मैक्सिमम वेपन्स हैं वो चाइना से उसने सोर्स कर रखे हैं. इंडिया के जो वेपन्स हैं वो कहाँ से सोर्स होते हैं? पहले हमारा मोस्टली रशिया से था. अधिकतर हमारे टैंक्स भी, गन्स भी मोस्टली वर फ्रॉम रशिया. एम्युनिशन सिस्टम, हमारे रॉकेट सिस्टम, दे वर कमिंग फ्रॉम रशिया. आज भी स्मर्च हमारा रशिया से आया हुआ है. स्मर्च इज़ अ वेरी पोटेंट रॉकेट सिस्टम. अब धीरे धीरे हम लोग अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. इजराइल से सर्वेलेंस का काफ़ी इक्विपमेंट इजराइल से हमारे पास, रडार से इजराइल के. लेकिन सबसे जो खुशी की बात है कि हम उन चीज़ों को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से बाद में हमारी PSUs भारत में बनाती हैं. तो हम डिपेंडेंट नहीं रहते उसके पास. K9 थंडर हमने कोरिया से ली है, लेकिन बड़ौदा में अब बन रही है. अल्ट्रा जो हमारी SP गन है. तो ये चीज़ें हैं. T90 रशिया से है टैंक, लेकिन अवाडी में बन रहा है, या मेडक में बन रहा है. तो ये जो चीज़ें हैं, तो भारत में ये चीज़ें इज ग्रेट. मतलब जो ये आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भरता की तेजस बहुत कुछ है. लेकिन एयरक्राफ्ट तो हमारा अपना है. अल्ट्रा ये ALH हैं जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी भारत में बन रहे हैं. कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भारत में हुआ है. डिपेंडेंसी नहीं, लाइक हैंडीकैप नहीं है कि अगर जैसे जो पाकिस्तान है उनकी कोर डिपेंडेंसी लाइक चाइना के ऊपर ही है कि वो देश आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं है. दे हैव टू आस्क चाइना कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ. और उनके पास जब स्पेस की प्रॉब्लम होगी तो अगर चाइना ने 2 दिन भी डिले कर दिया तो उनको तो सारे इक्विपमेंट कुछ कर नहीं पाएंगे. लुब्रिकेंट्स नहीं होंगे उनके पास. लुब्रिकेंट्स भी सब चाइना से आते होंगे. वो हर एक इक्विपमेंट में लुब्रिकेंट्स चाहिए. हर एक तरह के उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चाहिए. कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो उनको चाइना पे डिपेंडेंट. सर आई कम फ्रॉम देहरादून एंड वहाँ पे आर्मी का हमने बहुत इन्फ्लुएंस देखा है. चाहे IMA हो, चाहे आपके लिए DRDO हो, वहाँ सब में दिखता है. क्लेमेंट टाउन भी, क्लेमेंट टाउन पूरा एरिया इज नोन फॉर आर्मी. इस बार हमने देखा कि जो ड्रोन्स हैं उसका काफ़ी यूज़ किया गया एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इस बार ऑपरेशन सिंदूर में. इफ़ यू कुड लाइक एलैबोरेट कि जो ड्रोन्स हैं उसका क्या क्या रोल है लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्मी. डेफिनेटली जो आपका सवाल है बिल्कुल दुरुस्त है कि ड्रोन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. शुरू में जब UAVs आए थे, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, तब इनका बेसिक रोल था सर्विलेंस. ये क्योंकि इनका डिटेक्शन बड़ा डिफिकल्ट होता है ऑन द रडार. सो ये एनिमी एरिया में घुस जाते हैं और वहाँ पे लोकेशंस वगैरह सब
और एक्यूरेट जो भी जीपीएस सिस्टम होगा उसके ग्रेड रेफरेंस फौरन आ जाएंगे। तो वो रोल था। धीरे धीरे 2007 के आसपास में जो मैंने देखा कि इसको कॉम्बैट अनआर्म्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स की शुरुआत हो गई, लेकिन वो सब लिटिल हाई ग्रेड उसमें थे, जैसे कि सर्चर 2 है, हेरॉन है, MQI रीपर जो प्रीडेटर अमेरिका का है, ये लोग उस कैटेगरी के थे। लेकिन आज के दिन दे आर लो कॉस्ट एंड येट दे आर डूइंग द सेम थिंग, जैसे स्वाम इन्होंने पाकिस्तान, लेकिन जो पाकिस्तान के थे मैं तो सोचता हूँ बहुत ही लो कैलिबर के थे। जिस तरह से इन्होंने 40-40, 50-50 भेजते थे, लेकिन इसके साथ जो टैक्टिक्स सप्लाई कर, मैं अभी तो बाद में मालूम पड़ेगा जब पूरी लेसन्स लर्न वगैरह इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी होगी, 1 या 2 उस 50 में से मस्ट बी द मेन वंस, और ये 40-50 चल रहे हैं जिससे कि वो डिटेक्ट ना हो, उसके ऊपर ये बाकी ये निकल जाए और वो अपना जो एम है उसको अचीव कर सके, फायर कर सके, या अगर कुछ इन्फॉर्मेशन वापस करनी वो भी भेज सके। तो अब ये 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर इन्फेंट्री बटालियन आगे है, वहाँ से एक भेजता है, उधर देख के पहले रेकी पेट्रोल जाते थे तब पता करते थे, अब ये 2 मिनट में उससे इन्फॉर्मेशन चेक कर इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है उसको 10-12 किलोमीटर, और ये डिटेक्ट होते नहीं है। बहुत कम नॉइज होती है तो उसमें भी नहीं आते। इसके अलावा ये तो मिलिट्री यूज़ हो गया, और इनका डिसेप्शन वगैरह में भी बहुत बड़ा काम है कि जिस तरफ आप भेजेंगे लोग उस तरफ ज़्यादा, और आप कहीं और से निकल जाएंगे, ये सब है। डिसेप्शन वगैरह भी यूज़ हो सकता है। इजराइल में भी इनका यूज़ किया गया है, रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत यूज़ हुए हैं। तभी से एक्चुअली शुरुआत अजरबैजान में भी शुरू हो गया था, वहाँ भी थोड़ा बहुत यूज़ हुए हैं, और अब ये भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा इसमें भी हुआ। तो दे हैव ए फ्यूचर, और हमारे जो बेसिकली टेक्नोलॉजिस्ट हैं IITs वगैरह के, दे आर प्लेइंग ए वेरी मेजर रोल। करीब 8 से 10 साल पहले ये शुरुआत हुई थी। एक रिसर्च सेंटर कह लीजिए या टेक्नोलॉजी सेंटर IITs वगैरह में बने हैं। IITs में उनकी मदद ले रहे हैं, कुछ हमारे यूज़र्स भी हैं। तो ये चीज़ें हैं, इंटर जो एक्शन होता है एक दूसरे से, यूज़र बता सकता है कि मुझे क्या चाहिए, वो है कि कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें शुरू हुई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एज फार एज द ब्रेन पावर गोज, भारत का कोई मुकाबला नहीं है। सर, एक और टर्म देखा मैंने इस पूरे अंतराल में, काइनेटिक वॉरफेयर एंड नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, दोनों क्या होते हैं? काइनेटिक वॉरफेयर इज बेसिकली वेपन्स वगैरह ये सब यूज़ करना। नॉन काइनेटिक इज साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, space will also one day come about. So misinformation, psychological warfare, these are also, or media also अगर होगा तो media warfare भी in future I think it will be, but that will be part of the psychological warfare. और इस तरह से अलग अलग हैं। kinetic where you can immediately hit somebody, non-kinetic where indirectly you achieve your aim. Or both. Understood. Both have the same aim. Got it, sir. साइबर वॉरफेयर कितना खतरनाक है और कितना इम्पैक्टफुल है? बहुत खतरनाक है। इट कैन टोटली आपकी जो एयर ट्रैफिक वगैरह पे कर सकता है, सी में कर सकता है। इट कैन आपके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सारे ब्लॉक कर सकता है, या उनको वायरस से ग्रसित कर सकता है। तो ये साइबर इज़ ए, आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल वगैरह में, एम्स वगैरह पे, बैंक्स वगैरह पे सिस्टम में हो गए हैं, तो उन पे अफेक्ट करता है। एंड इट टेक्स 12 से 24 घंटे, और उस दौरान सब कुछ ठप हो जाता है। तो साइबर इज़ ए वेरी पोटेंट वॉरफेयर, और it is becoming part of today's warfare. Our armed forces are very much prepared. They take all, the moment they get to know, they switch to something.
They have alternative, they have options, they are creating reserves for these things. So all that will happen. So, sir, whenever we talk about India and Pakistan, तो बात सिर्फ इन दो देशों की नहीं होती है. बहुत सारे वेल विशर्स हैं हमारे आसपास, चाहे वो यूएस हो या चाइना हो, जो अपना कंट्रीब्यूशन देते ही देते हैं. तो एज पर यू, व्हाट इज़ द रोल विच यूएस, रशिया एंड चाइना प्ले जब जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है? कौन अपना है कौन पराया है, सर? मैं अपने एक्सपीरियंस अगर कहूँ तो रशिया अपना है. अच्छा. एंड रशिया ने 71 वॉर में भी वी हैव ए ट्रीटी ऑल्सो विद हिम, कॉर्पोरेशन की, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की ट्रीटी है. एंड दे आर ए ऑल वेदर फ्रेंड. दे व्हेन 7th फ्लीट वाज कमिंग टू हेल्प ईस्ट बंगाल में पाकिस्तान को, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी को, they also moved their fleet. Though of course they kept saying कि they vetoed in the UN Security Council में, वीटो को भी अपना अख्तियार किया जब वो भारत के ऊपर प्रेशर था कि अब तुम बंद करो. तो ये सब चीज़ें हैं. अमेरिका विल ऑलवेज बी फॉर अमेरिका. इसके यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका एवर. उसके लिए उसका सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा वो कुछ नहीं देखता. वो ना कोई रिश्ते देखता है. आज अगर हम उनके करीब हैं तो मालूम नहीं कब हम उसके दूर हो जाएंगे. चाइना तो बिल्कुल ही नहीं. इसने बहुत ड्यूबियस रोल किया है. इसकी कथनी करनी में बहुत फ़र्क है. जो ये कहता है और जो करता है वो वास्ट डिफरेंस. और मालूम भी नहीं कि क्या सच है क्या गलत है. हर जगह ये निवलिंग करके किसी की ज़मीन लेना चाहता, खरीदता तो नहीं है. अब देखिए श्रीलंका में उसने एक वो बना लिया, शुरू में केवल लोन दिया. ये ओल्ड जमींदार देवास अगर जो लोग थे ना, वो कभी एक गरीब किसान को कुछ लोन देते थे, उस पे एक पेपर पे लिखा लेते थे और वो ज़मीन और वो उसे उन्हें मालूम था कि वो जब उसका दे नहीं पाएगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी. तो ये एग्जैक्टली उसी की तरह बिहेव करते हैं. आई डोंट थिंक चाइना इज़ एवर इंटरेस्टेड इन वॉर. कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन आपको परेशान करके रखेगा. वो सब तरह की धमकियां देगा, ऊपर से दिखाएगा कि नहीं ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने की कभी दे देगा, कभी कुछ कर देगा. तो इस तरह का. लेकिन इस वक्त चाइना अंडरस्टैंड्स शक्ति, स्ट्रेंथ को वो नमस्कार करता है. इस बार जब लद्दाख में ये केस हुआ, जो उसने इनकर्जन किया था, आपको गलवान का याद है, तो जो भारत का रिएक्शन हुआ और जो उन्होंने मोल्डो वगैरह ये सब और डेमचौक डेमसाक वगैरह आ गए थे, तो भारत ने जो ऑफेंसिव स्पिरिट दिखाई है, पहली बार वी ऑक्युपाइड द कैलाश रेंज. और वो कैलाश रेंज कभी नहीं चाइना ने सोचा होगा कि भारत कभी इस तरह की कोई एक्शन लेगा. उसके बाद वो फॉरेन नेगोशिएशन टेबल पे आ गया, क्योंकि कैलाश रेंज से हम मोल्डो गैरिसन उसका बिल्कुल ऑब्जर्व करते थे. और उसने अब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इस तरह की कोई एक्शन ले पाएगा. और उसके बाद वो सब से पहली बार उसने डेमचौक एंड डेप्साक वगैरह से खाली किया है. वो वाकई में खाली किया है. पहले वो वहीं पे छोड़ जाता था अपने बंकर्स वगैरह, और जो थोड़े हटर आदमी चले जाते थे. इस बार वो सब डिसमेंटल करके गया है. वो बंकर्स डिसमेंटल किए हैं, वो हट्स वगैरह सब डिसमेंटल करके गया. भारत ने लद्दाख में जो डिप्लॉयमेंट किया है, अनइमेजिनेबल. वी हैव गिवन देम फीलिंग कि तुम कुछ करोगे तो हम दिखाएंगे तुम्हें. पहली बार इस तरह का हुआ है. मैं कभी नहीं सोचता था कि इतना ऐसा रिएक्शन भारत कभी लेगा, लेकिन उसका ये परिणाम है कि आज चीन लद्दाख में डिफेंसिव पर है. मैं ये कहूँ या बिहेव कर रहा है. अगर डिफेंस इज बिहेविंग. तो जैसे आपने कहा था कि यूएस सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है ना? चाइना किसके बारे में सोचता है? व्हाट इज द गेम प्लान ऑफ चाइना? चाइना का गेम प्लान केवल एक है कि वो सुपर पावर बनना चाहता है. और एटलीस्ट रीजनल तो सुपर पावर ऑलरेडी है वो एशिया में, और वो चाहता है, उसका एम है कि वो वर्ल्ड का सुपर पावर बने, अमेरिका को नीचे दिखाए. और इस वक्त जो
चल रहा है, इट्स ऑलमोस्ट अ कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, जो पहले सब सोवियत रशिया और इनके बीच में होती थी, वो आज चाइना और उसमें चाइना। और मेरा जो भविष्य का दृश्य है वो जो मैं देखता हूँ कि भारत भी बहुत प्रगति कर रहा है। भारत 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है। तो जब भारत उसके करीब होगा तो अमेरिका विल बी ए कॉम्पिटिटर, एंड अमेरिका का मतलब इतना अच्छा वो एक होता है कोलैबोरेट करने का, कंपटीशन इज ओके बिकॉज बेस्ट कम्स आउट, बट कन्फ्लिक्ट दे वांट टू गेट इनटू दैट जोन। सो इज इट बिकॉज कि जो चाइना है दे गेट देयर बिजनेस, जो उनका सीपेक है, द इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उनको मिलता है थ्रू पाकिस्तान, इसलिए दे विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान, क्योंकि उसी के थ्रू उनका सारा जो ट्रेड है मिडिल ईस्ट का, अफ्रीका का, वहीं से पास पड़ेगा उनको। बिल्कुल, वो दिल गेट Easy. सी पोर्ट as well. मिलेगा, जो आज उनको घूम के आना मिलता पड़ता है है उनको। तो बहुत दूर से मिलता है, तो उनको वो बड़ा उससे फायदा होगा। लेकिन ये उनका छलावा है कि इस तरह से हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। उन्होंने अब मेरे ख्याल से 30-32 साल का टाइम दिया था बनने का, और मैं समझता हूँ अगले 50 साल में भी नहीं बन पाएगा पूरी बात। इतना जो सोचते हैं कि पाकिस्तान का उनके पूरे प्रांतों में जो सरकार है उसका चलती है मर्जी, वो नहीं चलती है। इंटरेस्टिंग। आपने कहा कि यूएस कभी किसी का सगा नहीं होगा, इन अ वे इट ऑलवेज थिंक अबाउट इटसेल्फ। इतिहास क्या कहता है हिस्टोरिकली, इंडिया पाकिस्तान के जब जब मतभेद हुआ यूएस का क्या स्टैंड था? आप 71 में तो देख ही लीजिए, दे इवन वांटेड टू 7th फ्लीट को मूव किया था, हम लोगों को एटलीस्ट डराया तो था ही। और कारगिल में ऑफ कोर्स दे पुट प्रेशर ऑन नवाज शरीफ एंड इवन द आर्मी, परवेज मुशर्रफ को भी उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज किया था। लेकिन उस वक्त थिंग्स अलग थी, वो चाहते नहीं थे कि कन्फ्लिक्ट यहाँ पर इट एस्केलेट्स, और वर्ल्ड ओपिनियन बिल्कुल भारत के पक्ष में थी उस वक्त। सबने कहा था कि ये इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्रीच किया है, तो वो सब चीज़ें थी, तो इसलिए भारत के पक्ष में था। और आज के दिन दे नीड इंडिया, उनको भारत की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ चाइना एंड इसलिए दे सपोर्ट चाइना इंडिया। लेकिन कब तक करेंगे ये भविष्य ही बताएगा। आप जब कहते हैं कि यूएस को ज़रूरत है भारत की टू फाइट अगेंस्ट चाइना, ऐसा क्यों कहते हैं आप? हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे उनको, और क्यों करेंगे? नहीं, वो नहीं है। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है जो आज चाइना में है, that will must come to India. Economic, it is nothing beyond that. It is economics that is playing. तो वो चीज़ है जो आज यूएसए भारत का उपयोग करना चाहता है, और ट्रेड वगैरह भी भारत के साथ ज़्यादा करना चाहता है। चाइना के ऊपर आपने देखा है टैरिफ का कितना उसने लगा दिए हैं, तो इस सब चीज़ों से वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाए। हाँ, चाइनीज जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कम हो जाए, तो इट विल हेल्प देम। सर 10 मई को हम सब ने शाम को न्यूज़ पढ़ी, और पहले जो ट्रम्प साहब हैं उनकी तरफ से आया कि देखो मैंने मीडिएशन के ज़रिए दोनों को शांत बिठा दिया है, एंड द काइंड ऑफ वर्ड्स ही चूज, इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस का प्रदर्शन किया गया है, देशों ने किया है। हाँ, एंड आई वाज लाइक इज ही अ हेडमास्टर हु इज टीचिंग कि देखो चुपचाप बैठो यहाँ पे। सो व्हाट इज दैट? मैं समझूंगा ये वाकई में जो इमेच्योर सा स्टेटमेंट था, और उनको शायद नहीं भी करना चाहिए था, लेकिन वो क्रेडिट लेना चाहते थे कि ये जो मैं कर रहा हूँ मेरी वजह से हो रहा है। जबकि भारत को तो अच्छी तरह मालूम है कि ये चीज़ें तकरीबन हो रही थी। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का एक प्रस्ताव आया था, रिक्वेस्ट आई थी बल्कि, कि हम दे हैड सफर्ड अ लॉट। पाकिस्तान ने कल जो मॉर्निंग की एयरफील्ड्स वगैरह पे हुई, उसके पहले उनके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पे हुई, और शुरू में तो जो टेररिस्ट कैंप पे थी दैट वाज वेरी वेरी
precise and accurate bombardment, no collateral damage. It only hit the जहाँ पे जरूरत थी, सरगोदा और चकलाला, ये सब जो सकूर एयरफील्ड्स को जो बर्बाद किया, दिस इज वेरी हैवी डैमेज. सो पाकिस्तान, एंड इन एनी केस पाकिस्तान वाज इन नो पोजीशन टू फाइट. उनकी स्थिति बहुत बुरी थी. दे हैड जस्ट गॉट $1 billion एड फ्रॉम IMF. तो वो सब चीज़ें थी. बिहाइंड द कर्टन्स जरूर कुछ बातचीत हो रही होगी अमेरिका पाकिस्तान, अमेरिका इंडिया की. लेकिन अगर कोई ये कहे कि अमेरिका की वजह से ये सीज फायर हुआ है, तो वो मैं सोचता हूँ जरा अतिशयोक्ति होगी. ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है. उन लोगों को मालूम जरूर होगा कि अब ये तकरीबन, क्योंकि पाकिस्तान तो डील कर रहा था. मिस्टर रुबिरो तो आर्मी चीफ से बात कर रहे थे शहबाज शरीफ को इग्नोर करके. तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो लगता है कि आज वो पीस के शांति दूत बनना चाहते हैं. रशिया यूक्रेन में भी कोशिश की है, लेकिन इजराइल में नहीं कुछ करा पा रहे हैं. ना रशिया यूक्रेन में भी कोई खास नहीं, क्योंकि यहाँ भी उनका रोल बहुत ही, जस्ट 24 घंटे भी नहीं हुए, मेरे ख्याल से 12-13 घंटे पहले जेडी वांस का था कि ये इन दोनों का इंटरनल मामला है, इस तरह की बात. और सडनली इन 12 घंटे वो सब कुछ बदल गया. जबकि अब कहते हैं कि इतनी बैठक हुई और इतनी आपसी मतलब नेगोशिएशंस हुए, उसके बाद हुआ. तो ये जरा लगता नहीं है सही है. बट थोड़ा बहुत रोल जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत जरूर किया होगा. लेकिन क्रेडिट ज़्यादा लेने की कोशिश है, और करना भी नहीं चाहिए था. ये चीज़ें जो होती हैं बिहाइंड द डोर होती हैं, ट्रैक टू होती हैं, और जिस सही दिशा में दिखाना चाहिए वही दिखाना चाहिए. सो ऐसा कहते हैं कि जो ये मॉनेटरी ग्रांट दी गई बाय IMF ऑफ $1 billion, वो इस टाइम पे सैंक्शन करने के पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक था, वो सबको दिख रहा है. दूसरा ये कहते हैं कि लिहाजा जब आपको ग्रांट मिल गई तो आप वेपन किन से लोगे? आप लिहाजा जिनसे वेपन लोगे उनको बिजनेस मिल रहा है, प्लस जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो जाएगा इस पूरी प्रक्रिया में. तो कहीं ना कहीं US डिड बेनिफिट इन दिस एंटायर इक्वेशन, कि अगर अभी अटैक हुआ है पाकिस्तान पे, सो कहीं ना कहीं अब अपने आप को और स्ट्रांग करना चाहेगा उस पैसे से जो उसको अभी मिला है. ऐसा लोग कहते हैं. नहीं, आप थोड़ी बहुत सच्चाई इसमें होगी. $1 billion में से कुछ वेपन्स जरूर पाकिस्तान खरीदेगा. उसकी इतना एम्यूनिशन खर्च हुआ है, इतना रॉकेट्स खर्च हुए हैं, इतनी मिसाइल फायर हुई हैं, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है. तो ये सब चीज़ों को भरपाई करने में कुछ तो जरूर लगेगा. लेकिन अगर कोई कहते हैं कि $1 billion सारा एम्यूनिशन और हथियार खरीदे, वो ऐसा नहीं है. उसके पास आज फ्यूल नहीं है, उसके पास आज खाने को नहीं है, उसके पास आज पानी की कमी है, सब चीज़ तो दिक्कत है. तो थोड़ा बहुत जरूर. और अपनी तरफ पाकिस्तान को, क्योंकि कुछ दिनों से पाकिस्तान एकदम नॉन एंटिटी हो गया था अमेरिका के लिए, तो वो दोबारा उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं. आप बताइए कि भारत को वो पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं तमाम स्टेट्समैन में. there is no comparison between India and Pakistan. We are 6 times their population. Yeah. We are 9 to 10 times their GDP. Our foreign exchange reserves are at least 70 to 80 times of Pakistan. Where is the comparison? Our universities, our IIMs, our IITs, our railways, our roads, there is just no comparison. वो तो एक भिखारी की तरह भीख मांग रहा है लोगों से. तो दोनों को एक उसमें कंपेयर दिखाना कि दोनों ने बड़ी इंटेलिजेंस और वो दिखाई है, कॉमन सेंस, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती. इंटरेस्टिंग. रशिया एंड यूक्रेन. रशिया इतना पावरफुल, यूक्रेन तब भी फाइट करता रहा. ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो गए हैं और ये चल ही रहा है. सो पीपल थॉट कि एक नेशन जो स्ट्रांग होगा वो डोमिनेट करेगा, बट फिर भी एक वीकर नेशन को सपोर्ट किया जा रहा है इनडायरेक्टली टू फाइट अगेंस्ट रशिया. सो डू यू फील दैट पाकिस्तान, जो कि आज ऑन पेपर्स हमें वीक दिखता है, फिर भी उसको सपोर्ट मिलती रहती है, चाहे टर्की हो, चाहे अज़रबैजान हो, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे चाइना हो? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. लेकिन इन केस ऑफ यूक्रेन,
जो शुरुआत हुई वो यूक्रेन ने कि हम नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके रशिया उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। उसने कहा कि अब नेटो की ज़रूरत भी नहीं है। पहले तो वाकई में ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप एक्ट ख़त्म हो गया। और दूसरा उसने ये क्लियर कहा था कि मैं अपने बॉर्डर्स पे नेटो को नहीं आने दूंगा। ये दो उसकी वो थी, लेकिन ये लोग उसको कह रहे थे गो हेड हम ले लेंगे। तो उसने बिल्कुल अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो सब किया। So, किसी ने सपोर्ट किया होगा ना यूक्रेन को कि और जाओ मैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूक्रेन एक ऐसे लीडरशिप में था कि जो वाकई में लीडरशिप नहीं थी। वो एक फिल्म वगैरह में जाने के लिए ठीक है, लेकिन नॉट टू रन अ नेशन। ओके, उसकी वजह से वो फंसे उसमें। उन्होंने सोचा नेटो इनकी मदद करेगा, नेटो ने कोई मदद नहीं की एक्सेप्ट एमुनिशन देने की। कभी कोई गन्स दे देते थे, कभी कोई एयरक्राफ्ट दे देता था, कभी थोड़ा टैंक्स मिल जाते थे, कभी एमुनिशन। तो 7-8 दिन लड़ता था, फिर ख़त्म हो जाता था। इस तरह से लड़ाई नहीं होती। लड़ाई में आपको अपने बलबूते पे लड़ना है। किसी ने एक ट्रुप नहीं भेजा वहाँ पे कि इनके 10 आदमी लड़ेंगे या 15 आदमी लड़ेंगे, कोई नहीं भेजता। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। दिस इज द बिगेस्ट लेसन, जो आज का नहीं है, बहुत पुराना। हमारे तो वेरी वेल सेड, बहुत पहले से लिखा है, चाणक्य ने लिखा है कि यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। यू मे गेट सम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस वगैरह दे देंगे, वो कह देंगे कि क्या है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं। मैं समझता हूँ जेलेंस्की हैज़ बीन अ वेरी पुअर लीडर, जिसने अपने राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। कम से कम 4 से 5 लाख लोग आज विस्थापित हो गए हैं, और 4 से 5 लाख लोग इस दुनिया में नहीं हैं। और पूरा यूक्रेन जो कि ग्रेनरी था वो पूरी दुनिया के लिए, वहाँ इतना अनाज पैदा होता था, वो आज त्राही त्राही मची हुई है। कोई सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे बर्बाद। लोग वहाँ पे MBBS करने जाते थे, वो सब खत्म। तो क्या, और 3.5 साल से चल रहा है। अब जाने कितने इसको रीबिल्ड करने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो और जो रशिया का एम है, रशिया डजंट वांट टू कैप्चर फुल यूक्रेन। उसको ईस्टर्न यूक्रेन ही चाहिए था, वो उसने ले लिया। खेरसोन से लेके लुहांस्क, दोनेत्स्क और खार्किव तक वो एरिया उसको चाहिए था, उतना उसके पास है। अब ये लड़ाई केवल लड़ने के लिए है, लेकिन इसमें कोई अब हासिल नहीं होने वाला। हाउ डू यू सी लाइक पुतिन एज अ लीडर? वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। कितनी बार कहा गया कि वो बीमार है, मरने वाला है। कितनी बार कहा गया कि उसके जनरल्स, वो ही इज नॉट इन कंट्रोल, जनरल्स आर रिवोल्टेड। सब ही रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड ही डिड व्हाट इज गुड फॉर रशिया। ही इज अ गुड लीडर एंड ए स्ट्रॉन्ग लीडर। बट ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की नहीं है, लेकिन एज इन वॉट एवर फॉर्म ही इज लीडिंग रशिया टू, आज रशिया की इकोनॉमी भी इज कमिंग, डिस्पाइट, देखिए, डिस्पाइट 3.5 years इन वॉर, उसके बावजूद उसकी GDP ठीक चल रही है। He has been able to sell his oil, he has been able to sell his diamonds, उसकी electricity, वो सब कुछ ना कुछ उसने he found ways and despite sanctions, सब कुछ हुआ। सर, नए भारत के जो नए लीडर मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? एक बहुत ही विजनरी लीडर हैं, राष्ट्र के प्रति टोटली कमिटेड, समर्पित लीडर हैं, जिसने भारत के एक विकसित भारत का सपना देखा हुआ है। और मैं सोचता हूँ दिन में और रात में वो केवल उसी सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं। आज जिस समर्पण भाव से वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और मैं सोचता हूँ कि सब जो आज का युवा है, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और अनुकरणीय है। सर, जिस रात ये अटैक हुए थे, उससे एक रात पहले मोदी जी मंच पे थे हम लोगों के सामने, एंड उन्होंने एक लाइन कही थी कि देश हित सर्वोपरि है। एंड वो सुन के ना, जैसे मुझे अभी फील हुआ था, आपने उनका शेयर किया था मनोज पांडे जी का, या फिर किसका, कि नहीं जो लिपटे हुए जिन्होंने ले, हाँ वही माँ वाला, मनोज। तो जो मुझे उस समय इमोशन फील हुआ था अभी आपको सुनते हुए, द सेम इमोशन आई हैड ऑन दैट डे ऑल्सो, कि कभी सोचा ही नहीं
या कहें कि अगर सोचा भी तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि जो दिखाया गया मीडिया के थ्रू। बट आपको एक शख्स दिखता है वहाँ पे मंच पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने विजन के साथ, हौसला मिलता है हम यंगस्टर्स को कि हाँ देश के बारे में प्लीज़ सोचो। इट्स वेरी इजी कि हम लोग देश को छोड़ के बाहर बैठें और वहाँ पे फिर बैठ के बुराई करें कि अरे इस देश में ये नहीं, इस देश में ये नहीं है। अगर कुछ है तो एटलीस्ट डू कंट्रीब्यूट देन जस्ट क्रिटिसाइजिंग। बहुत बहुत सुंदर बात की आपने देवास। आपने देखा होगा उस दिन मैं भी उसमें था वहाँ पर भारत मंडपम में। उस दिन उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जब बात कर रहे थे, जब इन्होंने कहा था देश हित सर्वोपरि है। और देखिए 1960 में, उसके पहले भी जब हम लोगों को 1955 में सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भारत को ऑफर की गई थी, हमने देश हित का कहाँ ख्याल रखा। हमने कहा नहीं चाइना को दे दो, और वो सीट आज वही चाइना, वही चीन हमको सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं जाने दे रहा, जो कि हमारी 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। ट्रू, वी आर ए नेशन विच मस्ट काउंट। हमारा राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होना, परमानेंट मेंबर होना एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी, इम्पेरेटिव है। लेकिन उसके बाद भी नहीं आने तो, क्योंकि एक वीटो पावर। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है कि जिसमें एक वीटो पावर 5 में से एक आदमी कह दे तो वो है। मोदी जी केवल भारत की सोचते हैं, भारत के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, भारत के हित के बारे में। राष्ट्र से उन्हें प्रेम है, राष्ट्र से उन्हें भक्ति है। और वो, मैं उनके बारे में कभी गलत धारणाएं प्रचलित हो जाती हैं। मैं नहीं समझता कि वो कभी भी जो उनका एक ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, उससे कभी अलग जाएंगे। वो उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, राष्ट्र को मोटिवेट करेंगे। राष्ट्र के जन जन ने कुछ ना कुछ अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी भारत विकसित भारत 2047 तक बनेगा। इस सब में हमारी भूमिका होगी, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे फौजीज हो, चाहे एक नॉर्मल घर में काम करने वाली हमारी माता बहन हो, कोई भी हो, चाहे कोई एक रिक्शा चलाने वाला, उसका भी कंट्रीब्यूशन है भारत के भविष्य। बिल्कुल। तो हर आदमी ने, जन जन ने इसमें अपना योगदान करना पड़ेगा, तभी होगा। और वो, मैं तो सोचता हूँ कि ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे और वो भारत का नेतृत्व करते रहें। और कोई मेरे को संशय नहीं है कि इस तरह के लीडर अगर भविष्य में भी हमारे को मिलते रहे तो भारत विकसित भारत बनेगा 2047 तक। आप लोग तो हर उसमें देखेंगे, शायद मेरा भी सौभाग्य हो, मेरा भी सौभाग्य हो तो मैं भी विकसित भारत की तस्वीर देखूंगा। इतना कंट्रीब्यूट किया है, आप भी देखेंगे। सर, एक आखिरी मैसेज देश के युवा के लिए। मैं 2 लाइन में कहूँ, एक मुझे कविता याद आ रही है इस वक्त। उठो धरा के वीर सपूतों, धरा इस पृथ्वी हमारी भारत माँ। उठो धरा के वीर सपूतों, सपूतों इज अ कॉमन जेंडर है, लेडीज, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, भारत के जन जन में नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। सर, देश के प्रति समर्पित हो जाओ, और देश की जब राष्ट्र की जब कुछ भी राष्ट्र के ऊपर विपदा है, आपदा है, तो राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ उसके उत्थान में, उसके समाधान में, और भारत को यश और कीर्ति के शिखर में लेने में सब अपना योगदान करें। बिल्कुल सर। मैं जितना समझ पाया हूँ अपनी जर्नी में ऑन सोशल मीडिया, कभी कभी मुझे इस बात का मलाल होता है कि मैंने कुछ चीज़ें सही भी नहीं कही होंगी अपने देश के बारे में, जो मुझे कमियां दिखी होंगी कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। लेकिन अब आता है समझ कि नहीं, इतना बड़ा राष्ट्र है, इसको संभालने में, इसको एक दिशा में लाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो मेरा एज अ मीडिया पर्सन ये जिम्मेदारी है कि मैं जो भी इंडिया की लॉस्ट ग्लोरी है उसको लोगों के सामने लेके आऊँ।
आप लोगों के ज़रिए जो देश की जो वो कहानियाँ हैं जो शायद हमने कभी सुनी ही ना हो, और हमें एक वेस्टर्न मीडिया के थ्रू जो हमें किताबों में दिया गया स्कूलिंग के टाइम पे, वही हमने सच मान लिया। हम उस इतिहास को फिर से लिखें और वापस दिखाएं कि भारत क्या था और क्या कर सकता है। बाकी लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो शायद जिनके पास ये मीडिया का चैनल नहीं है, आई वुड जस्ट से कि जब भी वो आप जैसे आर्मी के लोगों से मिलें तो बस एक बार सलाम करें। सर थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की परंपराएं इतनी शीर्ष दर्जे की हैं कि बस अपनी परंपराओं में, अपनी रीत रिवाज में, अपने रहन सहन में, अपनी भाषा में, अपने खान पान में, अपने पहनावे में, सब में गर्व करो। कहीं भी हो विश्व में, खूब खुशी के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ उस ड्रेस को पहनो, उस भाषा को बोलो, उस खाने को खाओ और भारत की गाथा को गाओ हर जगह। यही मेरी उम्मीद है। मुझे भारतवासियों से बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि इनकी आंखों में और इनके मस्तिष्क में बहुत कुछ है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।